This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपसे इमरान शहजाद बात कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज आपसे जिस इशू के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो है टैक्स क्रेडिट्स। हमारी जो किताब है खालिद बेटी वाला, उनकी जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है। टैक्स क्रेडिट्स कहते किसको हैं, पहले जरा इसको देखते हैं। टैक्स क्रेडिट्स एक आम लफ्ज आपने सुना होगा कि भाई इसका मुझे क्या क्रेडिट मिला, यानी फायदा क्या मिला। तो आप समझें कि टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है कि टैक्स में क्या फायदा। इनकम की बात नहीं भी कर रहा, अभी मैं टैक्स में फायदा कर रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा पहले हल्का सा समझें कि हमारी दो साइड्स हैं, एक है इनकम और दूसरी है टैक्स। इनकम में हम किसकी बात करते हैं? इनकम में हम कहते हैं जी हमारे पास सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये तो हमारी इनकम वाली साइड है। एक हमारी साइड है टैक्स वाली, राइट। तो जो हमारी टैक्स वाली साइड है, इस टैक्स में से कौन सी ऐसे चीजें हैं जो माइनस होंगी, यानी हमारी ये जो टैक्स की अमाउंट आ रही है इसको कौन कौन सी चीजें कम करेंगी, उसको टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। यानी अभी जो हम बात करने लगे हैं वो इस साइड वाली करने लगे हैं कि टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से हैं, किसको मिलेंगे। टैक्स क्रेडिट्स को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 कि उसकी कंडीशंस क्या होंगी। ये बात याद रखिएगा कि आपको ये जो फ़ायदा मिलेगा, ये जो बेनिफिट मिलने लगा है टैक्स में, राइट, सबसे पहली है कि उसकी कंडीशंस क्या है। इसको अच्छी तरह आपने रट्टा लगाना। कंडीशंस का हमें पता होना चाहिए, ये बात सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा कलर चेंज कर, कंडीशंस का पता होना। देखें फायदा मिल रहा है तो उसके पीछे आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कंडीशंस। दूसरी बात ये है कि अगर कंडीशंस पूरी हो जाएं तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और या उसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, फिर उसकी अगली बात ये है कि उसकी प्लेस लोकेशन कब करना है, यानी उसकी सीक्वेंस क्या होगी, यानी कब करेंगे, टैक्स की कौन सी जगह है जहां पर उसको हम लेकर आएंगे। ये चीजें हमने अपने जहन में रखनी, राइट। तो हम इन चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जहां इशू आए वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जी हमारे पास जो पहला हमारे पास जो मौजूद है वो है फुल टाइम टीचर अलाउंस। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, यानी किसी शख्स के लिए है, फिजिकल शख्स के लिए है। ये कंपनी को नहीं मिलेगा, ये फर्म को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी कैलकुलेशन हम उसी वक्त करेंगे जब हमें क्वेश्चन इंडिविजुअल का होगा। अगर ये क्वेश्चन एओपी का होगा तो आपने फुल टाइम टीचर के मुतालिक सोचना भी नहीं है। अच्छा, उसमें एक है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसको सबसे बाद में करेंगे, ये कभी आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ।
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स, राइट। इसके लिए हमें चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपकी किताब का जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मौजूद है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, राइट, ये इंडिविजुअल को भी मिलता है, ये एओपी भी ले सकती है और ये कंपनी भी ले सकती है, ये सबके लिए है। इसकी तरतीब भी यही होगी कि अगर एग्जाम में फुल टाइम टीचर होगा तो उसको पहले करेंगे, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन हम करेंगे अंडर सेक्शन 103। फॉरेन टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है, यानी अगर आपने बाहर के मुल्क में कोई टैक्स दिया हुआ है उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। यानी अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है और उस इनकम पे आपने पाकिस्तान से बाहर टैक्स भी दिया हुआ है, राइट, क्लियर, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये दूसरा था। उसके बाद है जी हमारे पास जो टैक्स क्रेडिट जो है इनकी, ये आपने सीक्वेंस ऐसे ही रखनी है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे एग्जाम में ये, उसके बाद ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी सीक्वेंस आप ऊपर नीचे एग्जाम में कर सकते हैं। पहली चीज है ऑन टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस। अच्छा, यहाँ ये बात रखिएगा, ये डोनेशन ले नहीं रहे, दे रहे हैं, बस ये बात जहन में रखनी है कि यू आर पेइंग, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको एक क्रेडिट मिलेगा। दूसरी है ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, स्कूक्स, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये हमारा सेक्शन 62 है। सेक्शन याद रहे ठीक है, ना रहे तो कोई मसला। इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स के अंदर तो उसमें भी आपको एक क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद है जी ऑन प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, ऑन प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस थी, इसमें फर्क है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ के आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, आप हर साल ईयर 1 में, ईयर 2 में, सो ऑन, आप उसको 40 साल तक कोई पेमेंट करते हो अपनी लाइफ के लिए। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो ये पैसे उसको कमिटेड मिल जाते हैं। उसके बाद अगर वो जिंदा रहा तो 40 साल के बाद उसको एक अमाउंट मिलती है, ये है लाइफ इंश्योरेंस। एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस, ये बात सुनिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होती है, दोनों में एक ये फर्क होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिलती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है ये वापस नहीं मिलती, ये खर्चा होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है ये आपका एक्सपेंस होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप करते हैं हर साल किसी इदारे को पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं जनाब मैं आपको 10,000 देता हूँ, आप मेरी 1 लाख की इंश्योरेंस कर लें, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर तो मैं बीमार हुआ तो आप इस हद तक मुझे फ़ायदा देंगे, वो कहते हैं जी ठीक है। अगर आप बीमार हुए, खुदा ना खासा को मसला हुआ, तो वो आपकी हेल्थ इंश्योर करेंगे, अगर नहीं तो फिर ये आपका 10,000 गया समझे, ठीक है। जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है बिल्कुल ऐसे ही है, ये हेल्थ इंश्योरेंस इसको कहते हैं। इसमें भी आपको पैसा लगाने से फ़ायदा मिलता है। तो पहली चीज़, डोनेशन देने से फ़ायदा मिलता है, शेयर्स में पैसा लगाने से फ़ायदा मिलता है टैक्स में, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके बाद है ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसकी भी बात याद रखें, ये भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, या आपने जहन में रखना है कि ये भी किसके लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए। आगे चलें जी, मैं भी बताता हूँ जी। उसके बाद है जी फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये पॉइंट ऑफ सेल पीओएस जो है ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो एफबीआर है वो ये कहता है, एफबीआर ये कहता है लोगों को कि आपके जो कंप्यूटर हैं जो आप सेल करते हैं,
उसको मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और आप कनेक्ट कर दें। जैसे ही आप सेल करेंगे वो सेल फौरन मेरे सिस्टम में भी डिक्लेयर हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो जैसे ही आपने वहां पर सेल की, जैसे बाटा है, ठीक है, बाटा पे आपने एक जूता परचेज किया, उन्होंने आपको रसीद दी, ये फौरन रसीद जो है एफबीआर के कंप्यूटर में सेल डिक्लेयर हो जाएगी, ताकि सेल टैक्स की चोरी है उसको रोका जा सके। इसको कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, यानी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिसको पीओएस कहते हैं, राइट। अच्छा जी, इन्होंने अभी एक क्वेश्चन किया था, मैं उसको जरा ले लूं कि वो क्वेश्चन क्या था। इन्होंने एक सवाल किया है कि सर इसका इफेक्ट मेडिकल अलाउंस पे होगा। ये देखिएगा, देखें, बात सुनिएगा, जो मेडिकल अलाउंस है वो एक अलग दुनिया है। मैं जरा इसको देखें, जरा सुनिएगा, जो अभी मैंने बात की है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की, मेडिकल जब हम अलाउंस की बात कर रहे थे तो वो तो आपको मिल रहा था आपकी कंपनी से जहां आप जॉब कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर से, वो तो आपको सैलरी में मिल रहा था। बेटा ये तो उसके बिल्कुल उलट चीज है, ये तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो मेडिकल अलाउंस आपको मिला था सैलरी में, और मेडिकल अलाउंस अगर सैलरी में मिले तो वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, वो इनकम थी। ये आपका एक्सपेंस है, ये आप खर्चा कर रहे हैं, ये और चीज है। वो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है जी। जी नहीं बेटा, ये एक्सपेंस नहीं होगा, दोबारा सुन लीजिएगा, ये आपकी किसी इनकम में से माइनस नहीं होना, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका आपको टैक्स में फायदा मिलना है, इस चीज को मिक्स ना करें। ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस वालों को, या आप पेमेंट कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस वालों को, ये आपके किसी भी जगह पर इनकम में से कहीं माइनस नहीं होना, ये गलती ना कीजिएगा। अगर माइनस हुआ भी हुआ तो आपने एड बैक करना है। दीज आर पर्सनल एक्सपेंडिचर, इनएडमिजिबल एक्सपेंडिचर। ये सारे जो मैं बात करने लगा हूँ, दीज आर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस जो है। अंडरस्टैंड। मास वाई के आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी। ये पहली चीज है, फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये कितना मिलेगा देखिएगा। अ फुल टाइम टीचर और a researcher of a recognized non-profit educational or research institution including government research institution, ठीक है। ये बात थी कंडीशन की, ये क्या थी कंडीशन, कि बंदा क्या होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। क्या जो लोग विजिटिंग में टीचर होते हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। रिसर्चर हो वो भी फुल टाइम, इन आर रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई ऐसा इदारा जो नॉन प्रॉफिट है उसके उसके अंदर वो काम करते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर वो काम करते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जैसे पिटक है, ये पाकिस्तान जो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है वो उनकी मिसाल है। शेल बी अलाउड, ये बेनिफिट है, दोनों को अलग समझना है। ये पहली कंडीशन थी, ये उसकी कैलकुलेशन बताई जा रही है, शेल बी अलाउड अ रिडक्शन ऑफ 25% ऑफ टैक्स पेएबल, राइट, टैक्स पेएबल। यहाँ ये वैसे है गलती, ये होना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी का, ठीक है। इसको कहते हैं लैकूना, कि लॉ के अंदर जो है ये एक लैकूना
हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं जरा सिस्टम से कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हमारे एक बेसिक, तो आपने सिर्फ इतनी बात जो है ना अगर कर लेंगे तो आपका मसला हल हो। अगली बात उन्होंने कही है कि ये जो इदारे हैं मस्ट रिकग्नाइज्ड एचईसी, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स है, एचईसी है, ये यूसीपी है, राइट, ये सारे इदारे वो हैं। और बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड। बाकी लोग भी, मेरी आवाज का इशू आ रहा है? एक मैसेज आया कि मेरी आवाज का इशू है। हेलो, मेरी आवाज का बेटा आप लोगों को इशू आ रहा है? मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा जी, मेरे नेट का कह रहे हैं इशू है, मैं इसको क्या करूं? जी, आवाज अब क्लियर है? जी, अब मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। चले, मैंने वीडियो ऑफ कर दी है। ये था। अच्छा जी, ये बात आपने, ये बात यहाँ तक हमने पढ़ ली कि हमें ये इसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज है, दिस एडिशनल टैक्स क्रेडिट रिडक्शन वुड बी अलाउड ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल सैलरी। ये हमने सिर्फ सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा हमने कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी। इंशाल्लाह अगर आप इसका पढ़ लेंगे, ये आपने इतना एग्जाम के लिए इसको याद करना है, बाकी इसको रीड करना है आपने। इसको क्या करना, आपने रीड करना है, जो उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी उन्होंने बताई है एग्जाम के इसके अंदर, लॉ के अंदर उन्होंने ये बात भी डिस्कस की है। मैंने कैमरा ऑन किया है, अगर आपको इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा आवाज का। इन्होंने एक और बात भी की है कि ये जो इदारों के प्रिंसिपल होते हैं ना, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, डीन्स वगैरह, ये इनके लिए नहीं होता। बेशक ये पढ़ा भी रहे हों, लेकिन असल इनका काम जो है वो इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो लिहाजा इनको नहीं मिलेगा। बाकी यानी बात सिंपल और सादा एक ही है कि जो टीचर्स हैं और फुल टाइम हैं और वो रिसर्चर हैं, इसके अलावा किसी और को ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसकी जरा एक हम इसकी इलस्ट्रेशन कर लें। ये देखिएगा, मिस्टर बी हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम फॉर टैक्स ईयर X8, taxable salary as a full-time teacher from an approved non-profit educational institution 300,000, राइट। अज्यूम करें कि अगर आपको ये 30 लाख ना मिले तो आपको एग्जाम में कैसे डेटा मिलेगा? आपको मिला होगा बेसिक सैलरी का, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इस तरह से। तो आप समझे कि ये 30 लाख रुपया जो है वो तमाम अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। टैक्सेबल अदर सोर्सेज 6 लाख रुपया, ये आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जरा कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। मिस्टर बी आ गया जी, टैक्स ईयर आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल एंड टैक्स लायबिलिटी। आपकी पहले आ गई जी सैलरी, यहाँ हमने रुपीस लिखा 30 लाख, अदर सोर्स इनकम से 6 लाख, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 36 लाख रुपया।
अब इस 36 लाख के ऊपर हम जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं रेट क्या है इसका। 36 लाख पे ये देखिएगा, ये हमारे सैलरीड के टेबल हैं जो कि एग्जाम में आपको मिल जाएगा। 370,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन, ये रेट है हमारा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। ये देखिएगा, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी जो टैक्सेबल सैलरी है उसको टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखिएगा 30 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ गया 83%। तो चूंकि ये आंसर 75% से ज्यादा है तो लिहाजा ये सैलरीड है, इसके ऊपर सैलरीड के रेट्स लगेंगे। ये देखिएगा ऊपर लिखा हुआ हमने सैलरीड केस। तो इसकी आप कैलकुलेशन ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं, 370,000 प्लस 20% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट, 36 लाख यहाँ लिखें, माइनस 3.5 मिलियन, तो आपका आंसर आ जाएगा 390,000। ठीक है, अब इसमें से हमने फुल टाइम टीचर अलाउंस को माइनस करना है। देखिएगा उसका आसान हल क्या है कि आप जब ये अमाउंट एग्जाम में लिख लें, यहाँ 390,000 ऐसे लिख लें, तो फिर आपने करना क्या है कि यहाँ लिखेंगे लेस, मैं पेन का कलर जरा चेंज कर लूँ, आप यहाँ लिखेंगे लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस। ठीक है जी, और ये लिखने के बाद आप यहाँ लिखें 25% सबसे पहले, और बड़ी ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि टीचर को अलाउंस कितना मिलना है, 25%। किसका, टैक्स ऑन सैलरी का। अब यहाँ टैक्स ऑन सैलरी, हमारी जो सैलरी इनकम है वो कितनी थी, 30 लाख रुपया। ठीक है, अब आप 30 लाख के रेट्स देखें जाके सैलरीड के, तो ये देखिएगा जो 30 लाख पे सैलरीड का रेट है वो है 195,000 प्लस 17% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। ये बात आपने जरा जहन में रखनी है। ठीक है, इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखेंगे 195,000 प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट, यहाँ आपने टैक्सेबल सैलरी लिखनी है वो है 30 लाख, माइनस 25 लाख। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैलकुलेशन, ये टैक्स ऑन सैलरी है। ये क्या है, टैक्स ऑन सैलरी, एग्जाम में नहीं लिखना, बस ऐसे ही है। इस टैक्स का 25% आपको बेनिफिट मिलना है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बनता है हमारा, देखिएगा जी, 30 लाख में से 25 लाख माइनस किया तो 5 लाख, तो 5 लाख का 0.175, 87,500 प्लस 195,282 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा हमारा बेनिफिट 70,625। ये आएगा, आप इसमें से माइनस करेंगे 390,000 में से, तो ये आ जाएगा जी आपकी टैक्स लायबिलिटी 319,375। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन आपने एग्जाम में करनी है। अच्छा एक बात यहाँ नोट कीजिएगा, अगर एग्जाम में यहाँ ये नॉन सैलरीड भी आ जाए मिसाल के तौर के ऊपर, और आप यहाँ जो रेट्स लगा रहे हैं वो नॉन सैलरीड के लगा रहे हैं, लेकिन ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि जब ये वाला क्रेडिट कैलकुलेट करें तो यहाँ हमेशा सैलरीड के रेट्स ही लगाने। ये बंदा जो है या बंदी जो है, ये
सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, आपने जब ये कैलकुलेशन करनी है फुल टाइम टीचर की, यहाँ हमेशा सैलरीड के रेट्स ही लगाने हैं, यहाँ 25% लिखना है, यहाँ टैक्सेबल सैलरी लिखनी है, ये दो बातें हैं। बाकी जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख के आपने माइनस करना है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं, एक क्रेडिट हमारा क्लियर हो गया, आगे चलें अगर समझ आ गई आपको तो यस कर दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। थैंक यू। वेट कीजिएगा, मेरा पानी पी लूं। आप जरा मीनवाइल इसको देखिएगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या चीज है। जैसे ही आपके जहन में फॉरेन टैक्स क्रेडिट आए, जैसे ही आपके जहन में फॉरेन टैक्स क्रेडिट का वर्ड आपको नजर आए, आपके लिए कुछ चीजें फौरन क्लिक करनी चाहिए। वो दो चीजें हैं, एक है फॉरेन सोर्स इनकम और रेजिडेंट। ये दोनों चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, जब भी लफ्ज आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट का सोचें तो आपके जहन में दो चीजें तो कम से कम आनी चाहिए, फॉरेन सोर्स इनकम और रेजिडेंट। अगर कोई साहब फॉरेन की रेजिडेंट है तो उनकी फॉरेन सोर्स इनकम है, क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम का सोचते हुए कभी भी नॉन रेजिडेंट का नहीं सोचा जाता। ये दोबारा सुन लीजिएगा, नेवर एवर थिंक फॉरेन सोर्स इनकम विद नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के साथ फॉरेन सोर्स इनकम का आपने अभी नहीं सोचना फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए, हमेशा रेजिडेंट के साथ ही इसको कनेक्ट करना है आपने। और उसमें उस इनकम के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, और हमें पता है कि पाकिस्तान में रेजिडेंट ही फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स देता है पाकिस्तान के अंदर, बेशक उसने बाहर भी टैक्स दिया हो। जरा इसको पढ़ते हैं, फॉरेन सोर्स इनकम ड्राइव्ड बाय अ रेजिडेंट, ये देखिएगा, is normally exempt in Pakistan under tax treaty or if he is a short term resident or a returning expatriate। ये चैप्टर 1 में था। ये एक बात है, ये आपने याद नहीं करनी, ये सिर्फ रीड करनी है। ये आपको तमहीद बांधी जा रही है, ये याद नहीं करनी बात। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि अक्सर लोगों की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होती है, दैट्स इट। ये आपके साथ फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें आप। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं बात। इफ फॉरेन सोर्स इनकम इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट, बावजूद इसके के, डिस्पाइट द फैक्ट, बावजूद इसके के, द टैक्स पेयर हैज ऑलरेडी पेड इनकम टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। यानी अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर अपनी इनकम पे टैक्स दे देगा तो उसकी इनकम वो पाकिस्तान में एग्जाम नहीं होगी मास वाइज सैलरी के। दोबारा सुन लीजिएगा, सिर्फ एक सैलरी एक ऐसी चीज है, अगर पाकिस्तान का कोई शहरी, कोई रेजिडेंट, कोई बंदा भी किसी दूसरे मुल्क में सैलरी पे टैक्स दे देगा
तो वो दोबारा सैलरी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी, बेशक वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, जो भी हो। सिंपल सैलरी के ऊपर सिर्फ ये असूल है, इसके ऊपर बाकी असूल ये नहीं है। दोबारा ये बता दूंगा आपको बात कि सैलरी के ऊपर अगर पाकिस्तान से बाहर आपने टैक्स पे कर दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी सैलरी। ठीक है, ठीक है। टैक्स ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को। टैक्स ट्रीटी किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को। दो मुल्कों के दरमियान जो आपका एग्रीमेंट है, राइट, ये चैप्टर 1 का हिस्सा है, कुछ उसका हिस्सा भी रहता है, वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ। तो टैक्स ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को। पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री के दरमियान एग्रीमेंट हो गया कि आप इस इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। एग्री जो हो गया, यानी मुआहदा हो गया कि हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो खत्म होगी बात, फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लगता है। अच्छा जी, देन द रेजिडेंट टैक्स पेयर shall be allowed a tax credit in respect of foreign income tax paid by him as a lower of। तो यहां पर जो है वो आपको कंडीशन बताई गई है कि ये टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा। 3 चीजें बताई गई हैं। नंबर 1 के पर्सन रेजिडेंट हो, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल हो और उसने टैक्स पे किया हो। ये बात आपने जहन में रखनी है कि तीनों कंडीशन अगर पूरी हैं, यस, तो फिर आप कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, फिर आप कंप्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज आप कंप्यूटेशन के ऊपर बात नहीं करें। ठीक है। फॉरेन इनकम टैक्स पेड एंड बेनिफिट क्या मिलेगा? वो जो आपने पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे किया है, अगर ये डॉलर में है तो जाहिर बात है कि आप डॉलर को क्या करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। जो रेट गिवन होगा उस दिन का वो पे वो आप करेंगे। पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट का जब भी वर्ड आता है उससे मुराद होती है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक, इसको एवरेज टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बना? हमारा फार्मूला ये बना कि लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और एवरेज टैक्स, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। अगर एक से ज्यादा इनकम हो तो हर इनकम के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, हर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो आप माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, ये चीज यहाँ पर आई। तो ये बात ये एग्जाम में थियोरेटिकली बहुत दफा आ चुका हुआ है। किसकी प्रोविजंस लिखें? तो आप एग्जाम में पहले प्रोविजन लिखेंगे और फिर इसकी कंप्यूटेशन बताएंगे। ठीक है, ये दो बातें एग्जाम में आ चुकी हुई हैं। अच्छा जी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें समझ आएगी। मिस्टर एज इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज एज अंडर, ये देखिएगा उसकी टैक्सेबल सैलरी है हमारे पास 36 लाख रुपया। जी, वो कह रहे हैं जी आवाज का इशू आ रहा है। जी बेटा, आवाज क्लियर है? ओके। तो इसमें हमारे पास जो टैक्सेबल सैलरी है वो है जी 36 लाख रुपया। ठीक है। अदर सोर्स इनकम जो है वो हमारे पास है जी इसमें 20 लाख। ठीक है, ये आ गई। फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान वो 30 लाख हो गई। फॉरेन टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री वो ये है। इस ये जो पहली लाइनें हैं इनका ताल्लुक हमारी इनकम के साथ है, ये बात याद रखिएगा।
ये जो टैक्स बताया गया है इसका ताल्लुक हमारे टैक्स के साथ है। तो पहले एग्जाम में से ये फाइंड करना कि ये बात कहाँ आनी है, तो इसको आपने, इस लाइन को आपने इनकम कैलकुलेट करते हुए नहीं सोचना। अब आते हैं जी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। टैक्सेबल सैलरी, यहाँ हम रुपीज लिखते हैं, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल अदर सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम। तो सब ये आ गई टैक्सेबल इनकम। अब इसको डिसाइड करें सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, ये देखिएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 8.6 मिलियन, तो ये आ गया हमारा आंसर 41.86%। ठीक है, तो मैं भी बताता हूँ। तो ये हमारा आ गया, लिहाजा ये क्या है, नॉन सैलरीड केस। तो सबसे पहले हम इसके रेट्स देखेंगे कि ये जो 8.6 मिलियन है, ये इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है। चलते हैं जरा टैक्स रेट के ऊपर। ये देखिएगा जी, इसके ऊपर 8.6 मिलियन पे रेट क्या है, 1.2 मिलियन प्लस 35% ऑफ 6 मिलियन, ये रेट है। नॉन सैलरीड का टेबल ये आपको एग्जाम में गिवन होगा। ये है जी हमारे पास, हम आगे चलते हैं। तो ये आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में रेट ऐसे लिखने जैसे टेबल में गिवन है, प्लस 35% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 6 मिलियन, तो आपकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें से हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना था, उसका तरीकेकार क्या है। एक्चुअल टैक्स पेड वो कितना है, 6 लाख रुपया, और एवरेज टैक्स देखिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। टू, ये वाला जो टैक्स है 2130000 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम, ये वाला वही फार्मूला आप यहाँ लिखेंगे। तो आपकी अमाउंट क्या आ गई, ये वाली, दिस वन, या आपने एग्जाम में लिखना है। विच एवरेज लोअर, लोअर अमाउंट कौन सी है, 6 लाख रुपया, ये आप माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि सर अगर ये टैक्स पे ना किया होता तो, अगर ये ना पे किया होता तो फिर हम ये वाली कैलकुलेशन ना करते, फिर हम ये सारी कैलकुलेशन ना करते, फिर हमारा यही टैक्स होता, ये फिर हम इसके ऊपर टैक्स पे करते, फिर हमें ये वाला बेनिफिट नहीं मिलना था। ये था जी इनके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, अगली एक बात है, अगला एक और सवाल, यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूं। जी बताइएगा। ओके, ठीक है। अगला एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या ये लाजमी है कि ये टैक्स पेड ही हो। तो लॉ ने इसकी इजाजत दी, ये पेएबल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये पेएबल भी हो सकता है। तो फिर क्या करें, अब सुनिएगा। जैसे हम मिसाल लें कि हमारा ये टैक्स ईयर है, समझने के लिए 2022, ठीक है। मेरी यूके में बिजनेस इनकम है और उसके ऊपर 6 लाख रुपया टैक्स मैंने पे करना है। मैंने अभी पे नहीं किया, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर अपना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैंने इस 6 लाख का बेनिफिट ले लिया। टैक्स वाले, एफबीआर वाले मेरे से पूछेंगे कि सर इसकी रसीद दें, ये जो 6 लाख रुपया है इसकी इनवाइस, इसकी कोई रसीद जो आपने टैक्स पे किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ ये पेएबल है,
तो कोई डॉक्यूमेंट देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये पेएबल है, वो कहेंगे ठीक है, मुझे इसका क्रेडिट मिल गया, ये वाला 6 लाख। अब जब अगला साल आएगा 2023, तो मेरे से पूछा जाएगा कि जनाब आपने पे कर दिया, मैं कहता हूँ नहीं पे किया। फिर आएगा अगला 2024, फिर मेरे से पूछा जाएगा कि सर वो आपने 6 लाख रुपए पे कर दिया, मैं कहता हूँ नहीं पे किया। उसके बाद ये जो 2025 आएगा ना, इसके अंदर जब मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो उसके अंदर वो 6 लाख रुपया आपकी अब टैक्स में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ आपने माइनस किया था ना, तो आपने उसको 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आपने पे नहीं किया, तो तीसरे साल में जाके अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो। ये इसका आपको बताया गया है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप जो है फॉरेन टैक्स जो है वो लाजमी पेड हो, तो आप कहते हैं पेएबल भी हो सकता है, ये उसकी बात है। फॉरेन इनकम टैक्स इज टू बी पेड इन द फॉरेन कंट्री within a period of 2 years from the end of the tax year. If not paid within a 2 years, then tax credit allowed in Pakistan shall be treated as tax payable by the person, यानी उसकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये बात अभी तक हमने की थी, इसको रीड कर लीजिएगा। ये बस बताया गया है कि फॉरेन कंट्री में कौन कौन से टैक्सेस जो हैं उनको टैक्स समझा जाएगा, क्योंकि नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई हम टैक्स कहते हैं, कोई हो सकता है उसको लेवी कहता हो, कोई उसको कुछ और कहता हो, इसलिए उसको बताया गया है। असल आपके लिए ये था। मैं जरा थोड़ा सा आपको क्या कर दूं, एक मिनट, मेरा ये सिस्टम जरा हेल्ड हो गया। ये मेरा सिस्टम कुछ हेल्ड हुआ है, जरा मैं आपको बताता हूँ इसका। कि मेरा ना कोई इशू आ रहा है, मैं दोबारा मीटिंग को एंड करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे 5-10 मिनट दीजिएगा। ये मेरा कोई सिस्टम इशू आ रहा है, मैं इसको दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, मैं अभी जो है